नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 6 अक्टूबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट स्लम फ्री सिटी में भारत ऐप, नमो वन, नाटो पाइपलाइन सिस्टम, डीआरडीओ ध्वनि मिसाइल। ये सभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, आपके आगामी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, कांस्टेबल हो, यूपीएससी हो या इस तरह का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, ध्वनि मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में थी, किस श्रेणी के हथियार प्रणाली के रूप में विकसित की जा रही है? द ध्वनि मिसाइल रिसेंटली इन न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड एज विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम? तो ये देखिए, ध्वनि मिसाइल है भारत की नई, और किस तरह का है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, HGV है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हाल में ही ये समाचार में था। तो मिसाइल का नाम है ध्वनि, बनाने वाले जो है ये है DRDO, और है किस तरह का? तो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होता क्या है? तो ऐसी मिसाइल जो 5 से 6 माइक अर्थात ध्वनि की जो चाल होती है उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा चाल से चले, और साथ ही यह ग्लाइड करे अर्थात फिसलन के साथ आगे बढ़े। तो ऐसे मिसाइल को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या मिसाइल कहते हैं। और यह कैसा है? तो यह ध्वनि का एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे भारत ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO विकसित कर रही है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अत्यधिक गति और अभूतपूर्व गतिशीलता का संयोजन देता है। और यह मिसाइल का जो देख रहे हैं गति कितना होता है? तो मैक से 5 से 6 मैक, अर्थात मैक क्या होता है? तो ध्वनि के जो ध्वनि की चाल होती है उससे कितना गुना ज्यादा होगा, ये बताता मैक। और यह जो है 6000 से 10,000 किलोमीटर दूरी तक मार सकता है, इसे भी याद रखेंगे। साथ ही इसमें स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड जियोमेट्री है। स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड क्या होता है? अर्थात जो दूसरे देश पे जो मिसाइल जा रहा होता है, इस मिसाइल को वहां की रडार पकड़ ना पाए, ऐसे टेक्नोलॉजी को स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड जियोमेट्री कहते हैं। साथ ही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरामिक कंपोजिट्स इसमें लगे हुए हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा जो ये टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता है इसमें, और 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये सहन कर सकता है। इसका मुख्य लक्ष्य है भूमि और समुद्र दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर पिन पॉइंट प्रीसीजन से प्रहार करना, और यह मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अप्रभावी बना सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए, यहां से प्रश्न बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्रेसिव एस्फेक्सिया शब्द जो हाल ही में भीड़ भगदड़ की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा में था, सही अर्थ में क्या है? व्हाट डज द टर्म कंप्रेसिव एस्फेक्सिया रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू स्टैम्पेड इंसिडेंट्स मीन? अब ये वर्ड जो है हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में बहुत ही ज़्यादा संख्या में देखा गया। अब आपको बताना ये होता क्या है। और इस घटना को हाल फिलहाल के जो तमिलनाडु में विजय, जो एक्टर विजय है, विजय के रैली में जो लोगों के भगदड़ में मृत्यु हो गई। साथ ही कर्नाटक में IPL के दौरान, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ मेले के दौरान, और कुंभ मेला प्रयागराज में, इन सभी जगहों पे भगदड़ हुई और भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसी वजह से एक वर्ड चर्चा में आया है, कंप्रेसिव एस्फेक्सिया। सबसे पहले आप वर्ड पे कमांड कीजिए। कंप्रेसिव का मतलब हुआ दबाव देना, और एस्फेक्सिया का मतलब हुआ सांस से संबंधित, श्वसन संबंधित। अर्थात जब बाहरी दबाव पड़ता है शरीर पर, जब बाहरी दबाव के कारण छाती फैल नहीं पाती और फेफड़े हवा नहीं ले पाती है, और ऐसी स्थिति को ही बोलते हैं कंप्रेसिव एस्फेक्सिया। और ये क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस क्रम में
जो कर्मानुकुचन होता है, अर्थात हमारा जो फेफड़ा है, हम सभी का फेफड़ा है, ये फैलता और सिकुड़ता है। और जब अत्यधिक दबाव हो जाता है, चारों ओर से भीड़ बढ़ जाती है, तो इस दबाव की वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं सही से, हमारा फेफड़ा नहीं फूल पाता है, नहीं सिकुड़ पाता है सांस नहीं ले पाने की वजह से, और इस कंडीशन में भगदड़ की घटनाओं में सांस नहीं ले पाता है। तो इसे और डिटेल से देखिए कि जब बाहरी दबाव के कारण छाती फैल नहीं पाती और फेफड़े हवा नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थिति को एस्फिक्सिया बोलते हैं। और इसे देखते हैं, इसे इंग्लिश में यदि हम ट्रांसलेट करें एस्फिक्सिया को, तो यह श्वास रोध होता है। यह कौन सी स्थिति है? तो यह वह स्थिति है जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो यदि इसका तुरंत उपचार न हो तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। और दबाव जन श्वास रोध, इसका और शुद्ध हिंदी में देखें तो दबाव जन श्वास रोध कहेंगे कंप्रेसिव एस्फिक्सिया को। यह तब होता है जब बाहरी दबाव छाती को फैलने से रोकता है और सांस लेने में बाधा आती है। इसमें फेफड़े दब जाते और हवा नहीं ले पाते हैं, जिससे श्वसन रुक जाता है। यह अक्सर भीड़, भगदड़, दुर्घटनाओं या भारी वजन के शरीर पर दबाव डालने से होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने जा रहा है? तो जो नाटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हाल फिलहाल तक आपको कई परीक्षाओं में, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, इन सभी परीक्षाओं में नाटो से रिलेटेड हाल फिलहाल में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला। अब बात आ रही है नाटो पाइपलाइन सिस्टम। ये देख रहे हैं, ये नाटो का पाइपलाइन सिस्टम है। इस पाइपलाइन सिस्टम में कौन सा देश शामिल होने जा रहा है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये इसका सही आंसर है पोलैंड। तो नाटो पाइपलाइन सिस्टम में पोलैंड शामिल होने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड ने हाल ही में घोषणा किया कि वो नाटो पाइपलाइन सिस्टम से जुड़ जाएगा। और यह प्रणाली शीत युद्ध के दौरान नाटो बलों को क्या क्या उपलब्ध कराता था? ईंधन उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की गई थी। और यह 10,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क है जो 12 नाटो देशों से होकर गुजरती है और 4.1 मिलियन क्यूबिक मीटर का स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें। साथ ही इसमें डिपो, सैन्य हवाई अड्डे, नागरिक एयरपोर्ट, पंपिंग रेलवे स्टेशन, ट्रक, रेल लोडिंग स्टेशन, रिफाइनरी और डिस्चार्ज पॉइंट आपस में इसमें जुड़े होते हैं। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है, जबकि सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम को नाटो सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधीन सीईपीसी प्रोग्राम ऑफिस संचालित करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्रित सारस, देख रहे हैं दोस्तों, यह है चित्रित सारस। चित्रित सारस का मतलब हुआ पेंटेड स्टॉर्क, अर्थात यहाँ पे चित्र बना है, अर्थात रंगीन है। चित्रित सारस यही हुआ, अलग कलर है, कलर है, ये सभी अलग अलग कलर का है, इसी को बोलते हैं पेंटेड स्टॉर्क, अर्थात चित्रित सारस। जो सारस, जो पक्षी है, ये चित्रित है। ऐसी जोड़ी किस राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में 4 साल बाद देखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में ये सभी जो पॉइंट है, ये सभी जो टॉपिक है, ये बहुत चर्चा में है। 4 साल बाद देखा गया। इसका सही आंसर है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में चित्रित सारस देखा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में 4 साल के बाद चित्रित सारस की जोड़ी देखा गया है। और यह एक बड़ी जलचर पक्षी है, साइज में बड़ा होता है, जो सारस परिवार से संबंधित है। और इनका जो मुख्य आवास की बात करें तो उष्णकटिबंधीय एशिया के मैदानी भागों में, विशेषकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्द्रभूमि में यह पाया जाता है। और यह पक्षी मुख्यतः मछलियां खाते हैं और उथले पानी में स्वीपिंग टेक्निक से शिकार करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका संरक्षण स्थिति देखें तो चित्रित सारस को IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, नियर थ्रेटेंड अर्थात निकट संकटग्रस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को कहां कमीशन किया गया है? तो बात करें भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर की, तो अक्षर को कमीशन किया गया रिसेंटली। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS अक्षर वाज कमीशनड एट विच प्लेस? इसका सही आंसर है कराईकाल, पुडुचेरी। पुडुचेरी के कराईकाल में से कमीशन किया गया। देखिए, ये है
आपका तटरक्षक जहाज ICGS और अक्षर ICGS अक्षर, ये देखिए अक्षर लिखा हुआ ICGS अक्षर है, ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है अक्षर। इसे कहाँ कमीशन किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो कराईकाल पुडुचेरी में कमीशन किया गया है। बात करें कराईकाल पुडुचेरी की, तो ICGS अक्षर को हाल ही में पुडुचेरी के कराईकाल में कमीशन किया गया। यह 8 अदम श्रेणी की तेज गश्ती पोतों में से दूसरा पोत है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया है। पोत का विस्थापन लगभग 320 टन है और यह 32 किलोवाट डीजल इंजनों द्वारा संचालित होकर 27 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। और इसमें अत्याधुनिक प्रणाली जैसे इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगा है, जो संचालन क्षमता और ऑटोमेशन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन गया है? विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? तो एक भी स्लम यहाँ पे नहीं दिखेगा, पूरी तरह से स्लम फ्री सिटी बन गया है। तो आपको आंसर पता चल गया कौन सा है, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ बना भारत का पहला शहर जहाँ एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ में एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको पता होगा चंडीगढ़ जो शहर है, इस चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर। इसे याद रखेंगे, कार्बूजियर। ली कार्बूजियर इस शहर के वास्तुकार थे, ये भी याद रखना है। और पूछा जाए आपसे कि पहला प्लांट सिटी भारत का कौन सा है? पहला प्लांट सिटी, प्लांट मतलब नियोजित शहर, पहला नियोजित शहर की बात करें, प्लांट सिटी की बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाता है चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ है जिसको पूरी तरह से नियोजित करके बनाया गया है। ये सभी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित हो गया है। 2025 में सभी झुग्गियों के पुनर्विकास और पुनर्वास का पूरा किया गया। सरकार ने पुनर्वास कॉलोनियों में आधुनिक आवास उपलब्ध कराए हैं। इस पहल से शहरी स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार होगा। अनस्मार्ट सिटीज के लिए एक मॉडल बनेगा। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अनुसार भारत के GDP वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ADB अर्थात एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इन्होंने इंडिया GDP प्रोजेक्ट किया है। कितना ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है? तो ये 6.7 आपके सामने आंसर दिख रहा है। ये 6.7 इंडिया का ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है फिनेंशियल ईयर 2026 में। ये 2026 में 6.7% इसका सही है। और 2027 का अनुमान है, इसका जम्पसन है कितना? तो ये देखिए 6.8 है। और इन्फ्लेशन है 4.3 जो फिनेंशियल ईयर 26 का है, और फिनेंशियल ईयर 27 का ये 4% है इन्फ्लेशन। ये ध्यान रखेंगे एशियाई डेवलपमेंट में। ADB ने 2026 के लिए भारत की GDP दर 6.7% अनुमानित की है। यह दर एशिया में सबसे तेज वृद्धि दरों में से एक है। कारण क्या है इतना तेज वृद्धि का? तो मजबूत घरेलू मांग और निवेश में वृद्धि इसकी प्रमुख वजह है। कृषि विनिर्माण सेवा क्षेत्र की भूमिका यहाँ अहम मानी जाती है। ADB जो है क्षेत्रीय विकास और वित्तीय संस्था है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव या कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सावर डेयरी प्लांट? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में सावर डेयरी प्लांट का स्थापना किया गया, उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा। हरियाणा में सहकारिता अर्थात गृह मंत्री है, ये सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री है, इनके द्वारा सावर डेयरी प्लांट के उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? हरियाणा में। तो साथ ही देख ले, तो अमित शाह ने हरियाणा में सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। यह डेयरी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाएगा। जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग को यह मजबूत बनाएगा। और उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को बढ़ाना और प्लांट में अत्याधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकी का उपयोग होगा। यह डेयरी जो गुजरात के सावर डेयरी है उसी का विस्तार है, उसी का एक ब्रांच लगाया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में।
अगला प्रश्न की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर मैं भारत मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात ऐप लॉन्च किया है, मैं भारत ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। जो मनसुख मांडविया है युवा खेल मंत्री हैं, ये इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है मैं भारत ऐप। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इसे भी ध्यान रखेंगे। मैं भारत मोबाइल ऐप जो है ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ना। यह ऐप रोजगार और कौशल विकास अवसर उपलब्ध कराएगा। इसमें हेल्थ और फिटनेस संबंधित सेवाएं भी होंगी। यह डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने किस जगह पर किस राज्य के मानेसर में नमो वन शिलान्यास किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव recently laid the foundation stone of नमो वन इन मानेसर इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये हरियाणा में है, मानेसर हरियाणा में है। मानेसर हरियाणा के मानेसर में भूपेंद्र यादव ने नमो वन का शिलान्यास किया और यह योजना जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और इसमें वनीकरण और जैव विविधता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उपयोग कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए किया जाएगा, अर्थात कार्बन का जो उत्सर्जन है इसको कम किया जाएगा और यह पहल जो है हरित भारत अभियान के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता था 6 अक्टूबर से रिलेटेड उन सभी को देखा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, इन सभी का डिटेल से डिस्कशन, पहले टॉपिक को समझाया जाता है, लेक्चर लिया जाता है, फिर उसका एमसीक्यू करवाया जाता है। इस तरह के जो लेक्चर सीरीज है ये चल रहा है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद।